नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल हो चुके हैं। 30 मई को पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों के साथ शपथ ली थी। सरकार के इस पहले साल के कार्यकाल का लेखा जोखा देखते हुए आइए आपको बताते हैं कि एस जयशंकर के नेतृत्व में भारतीय विदेश मंत्रालय ने कैसा कामकाज किया। सबसे पहले उपलब्धियों की बात करते हैं। पहली उपलब्धि, आर्टिकल 370 पर कड़ा रुख, कई देशों का सपोर्ट। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष अधिकार देने वाले आर्टिकल 370 को निरस्त कर दिया था। भारत ने इसे आंतरिक फैसला बताया, जबकि पाकिस्तान ने इस मुद्दे पर भारत को घेरने की पूरी कोशिश की। दोनों देशों के लिए जरूरी था अपने अपने पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाना। इस मामले में भारतीय कूटनीति का पलड़ा भारी दिखा। अफगानिस्तान, भूटान, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों ने इसे भारत का अंदरूनी मामला बताया, जबकि ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इजराइल, मालदीव, रूस, इंग्लैंड और अमेरिका जैसे देशों ने किसी का पक्ष न लेते हुए भारत और पाकिस्तान दोनों से शांति बनाए रखने की अपील की। विरोध करने वालों की संख्या कम थी, मसलन कनाडा और चीन, जिन्होंने भारत के फैसले पर सवाल उठाया था। तुर्की और मलेशिया जैसे देश, जो कि पारंपरिक तौर पर पाकिस्तान के कश्मीर पक्ष से हमदर्दी रखते हैं, उन्होंने कड़े शब्दों में भारत का विरोध किया, जबकि जवाब में भारतीय विदेश मंत्रालय ने तीखे शब्दों में अपनी आपत्ति भी जताई। मलेशिया के बयान से नई दिल्ली की नाराजगी तब और स्पष्ट हो गई जब भारत ने मलेशिया से होने वाली पाम ऑयल, ताड़ का तेल की खरीद बहुत घटा दी। इस नुकसान से परेशान मलेशिया का रुख बाद में ढीला पड़ता दिखा। दूसरी उपलब्धि, सेंट्रल एशिया में उम्मीद जगाई। सेंट्रल एशिया को आप भारत के लिए यूरोप जाने का पुल कह सकते हैं। यह क्षेत्र पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, एल्युमिनियम, सोना, चांदी, यूरेनियम के खजाने जैसा है। ऊर्जा के लिए बहुत सही ठिकाना है ये। लंबे समय तक इस हिस्से की अनदेखी करने के कारण यहाँ भारतीय हितों का नुकसान हुआ, मगर बीते कुछ समय से भारत यहाँ अपने करीबी रिश्ते बनाने की कोशिश में है। भारत सरकार कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे देशों के साथ संबंध बढ़ा रही है। ताजिकिस्तान के फारखोर में भारत के बाहर पहला एयरबेस है। भारत यहाँ एक और एयरबेस बनाने को लेकर प्रयासरत है। अगर आयनी एयरबेस भारत को मिल जाता है तो ताजिकिस्तान में रहकर भारत अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान समेत पूरे मध्य एशिया पर नजर रख सकता है। अब इस दिशा में कुछ ठोस तो नहीं हुआ, मगर बढ़ी हुई चहल पहल ने उम्मीदें जरूर बढ़ाई हैं। तीसरी उपलब्धि, हिंद महासागर में स्थिति सुधारने की कोशिश। भौगोलिक स्थिति के कारण भारत के पास हिंद महासागर में ऑटो एज है, लेकिन बीते बरस में चीन ने अपनी आक्रामकता से भारत को यहां तगड़ी चुनौती दी है। भारत को घेरने के लिए चीन ने समंदर में अपने कई आउटपोस्ट बना लिए, जैसे दिबूती और श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट। चीन हिंद महासागर में भारत को घेरने और अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए इस इलाके के अलग अलग देशों में अपने नौसैनिक और सिविलियन ढांचे बढ़ाने में लगा है। इसके जवाब में अब भारत ने फ्रांस और अमेरिका जैसे साथी देशों के साथ मिलकर चीन को काउंटर करने पर फोकस बढ़ाया है। चौथी उपलब्धि, कोरोना डिप्लोमेसी। कोरोना काल में भारत ने कई देशों को दवाइयां मुहैया कराई हैं। फ्रांस, अमेरिका जैसे 50 से ज्यादा देशों की मदद करके भारत ने गुडविल बनाया है। इस वास्ते जेनरिक दवाओं के सबसे बड़े सप्लायर भारत ने कोरोना की दिक्कतों के बावजूद दवा का उत्पादन बढ़ाया। इसके अलावा सार्क देशों के लिए इमरजेंसी फंड में करीब 7.5 करोड़ दिए। कहने को कह सकते हैं कि ये कोई बड़ी रकम नहीं, लेकिन घरेलू मोर्चे पर उलझे भारत के लिए ये रकम देना भी कुछ तो मायने रखता ही है। ये चीजें गुड बुक्स में लाने में मददगार साबित होती हैं। सफलताओं के बाद अब बात करते हैं नाकामियों की। पहली नाकामी, पड़ोसी देशों से बिगड़े रिश्ते। केंद्र सरकार ने पड़ोसी देशों से अच्छे संबंधों की बात कही थी, लेकिन इस इरादे को कामयाबी तक नहीं पहुंचा सके। पहला देश बात कर लेते हैं चीन की। 2017 में 73 दिनों के डोकलाम स्टैंड ऑफ के बाद उम्मीद थी कि भारत और चीन के रिश्ते वापस ट्रैक पर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीते दिनों सीमा पर भारत और चीन की सेनाएं आपस में गुत्थम गुत्था हो गई। नाकुला और लद्दाख दोनों फ्रंट डिस्टर्ब हैं। पैंगोंग झील, गलवान नदी के पास कई दिनों से दोनों देशों के बीच उनके सैनिक आमने सामने हैं। सीमा विवाद सुलझाने के लिए कई दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं, मगर नतीजे के नाम पर वही ढाक के 3 पात। चीन की आए दिन की आक्रामकता हमारे राष्ट्रीय हितों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। दूसरा देश नेपाल है। काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा क्षेत्र को लेकर भारत नेपाल के अपने अपने दावे हैं। इस मामले में बीते दिनों ज्यादा जोर मार दिया। क्यों? इसका बैकग्राउंड था 2019 में जारी किया गया भारत का नया मैप और मानसरोवर यात्रियों के लिए बन रही नई सड़क। इस मसले पर नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने भारत पर तीखे कमेंट किए। नेपाल भारत के खिलाफ इतना आक्रामक पहले कभी नहीं था। एंटी इंडिया सेंटिमेंट भी काफी बढ़े हैं वहाँ। चीन की दखलंदाजी भी नेपाल में बढ़ी है। नेपाल और तेजी से चीन के करीब जाता दिख रहा है। भारत को पहले ही पाकिस्तान और चीन से सटी सीमा पर हरदम अटेंशन मोड में रहना पड़ता है। अगर नेपाल के अंदर इसी तरह से सेना लगाता रहा चीन, तो दिक्कतों का नया मोर्चा खुल जाएगा।
अगला देश है बांग्लादेश। एनआरसी और नागरिकता संशोधन कानून पर हमारे नेताओं ने बांग्लादेश के विरुद्ध इतनी बयानबाजी की कि वहां भारत को लेकर काफी गुस्से का माहौल बन गया। जो विवाद द्विपक्षीय वार्ता के जरिए सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए थी, उसकी जगह बांग्लादेश को कमतर दिखाने की कोशिश की गई। अगला देश है भूटान। विदेश नीति की एक बड़ी विफलता भूटान में भी दिखी। वहां भी भारत विरोधी माहौल बनता दिख रहा है। भूटान के लोगों के ब्लॉग सोशल मीडिया पर जाहिर किए गए उनके विचार बताते हैं कि वहां की नई पीढ़ी में भारत को लेकर पहले जैसा जोश नहीं है। उनको लगता है कि भारत और चीन के झगड़े में उनका नुकसान हो रहा है। डोकलाम विवाद के बाद ये भावना तेजी से बढ़ी है। अगली नाकामी की बात करें तो वो है अफगान पॉलिसी। अफगानिस्तान में तो समझिए ऐसे हालात बन रहे हैं कि भारत को खाली स्लेट से शुरुआत करनी पड़ सकती है। अमेरिका तालिबान पीस डील के बाद तालिबान वहां पर सबसे अहम प्लेयर बन गया है। ये स्थिति भारत के हित में नहीं, इसलिए कि भारत अफगानिस्तान सरकार को ही अफगान जनता का प्रतिनिधि मानता रहा है। दूसरी ओर तालिबान से नजदीकी पाकिस्तान के फायदे में है। ये भारत में आतंकवाद की सप्लाई का खतरा कई गुना बढ़ा सकता है। तीसरी नाकामी, ईरान के साथ ठंडे रिश्ते। सेंट्रल एशिया में घुसने और अफगानिस्तान में पैसेज के लिए भारत को ईरान की जरूरत है। ईरान का चाबहार पोर्ट सामरिक कारणों से भारत के लिए बहुत बड़ी जरूरत है, मगर अमेरिका के दबाव में ईरान के साथ हमारे द्विपक्षीय रिश्ते लगातार उधड़ रहे हैं। ईरान पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों के कारण हमारे व्यापारिक हित भी प्रभावित हुए हैं। ईरान के विदेश मंत्री जावेद जरीफ का ये ट्वीट देख सकते हैं आप और अंदाजा लगा सकते हैं कि रिश्ते किस तरह से बदल रहे हैं। अब बात करते हैं एक्सपर्ट्स की। वो क्या सोचते हैं मोदी सरकार के विदेश मंत्रालय के एक साल के बारे में। पहले एक्सपर्ट हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल रिलेशन डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर राजन कुमार। वो क्या बोले, खुद सुनिए। अगर मोदी सरकार की सफलताओं की बात करें इन टर्म्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी सफलताएं नहीं रही हैं एक साल में, क्योंकि सबसे पहले तो जो सीए का प्रोटेस्ट इंडिया में चल रहा था और जो जम्मू एंड कश्मीर के इशू को लेके जो 370 के एबोलिशन के बाद, तो उस पर काफ़ी क्रिटिसिज्म भारत का दूसरे देशों में हुआ था। दूसरा, अगर हम इवेंट की बात करें तो एक जो नमस्ते ट्रंप नामक इवेंट अहमदाबाद में हुआ था, तो वो एक इवेंट के रूप में तो ठीक था, लेकिन उसके अगर मटेरियल अचीवमेंट या जो भी डील साइन हुए हैं अगर उसकी बात करें तो मुझे उसमें कोई खास डील साइन नहीं हुए थे, चाहे वो मिलिट्री डील हो या इकोनॉमिक डील या इन्वेस्टमेंट की बात हो या टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात हो, तो कोई भी इम्पॉर्टेंट डील उस ढंग से उस इवेंट में शामिल नहीं हुए थे। और एक लास्ट ईयर नवंबर में रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की बात आई थी, जिसमें कि चीन भी है और साउथ ईस्ट एशिया के देश भी हैं उसमें। तो ये इशू बना था कि क्या भारत को उसमें साइन करना चाहिए था। भारत ने उसको साइन करने से रिफ्यूज़ कर दिया। एक अभी जो इशू चल रहे हैं बॉर्डर इश्यूज़, उसमें भी मुझे लगता है कि ये साल मोदी सरकार के लिए काफ़ी मुश्किल का साल है, क्योंकि हमने देखा कि जो स्टैंड ऑफ है वो चीन के साथ हमारा बढ़ता जा रहा है। अभी हमने देखा कि नाकुला में और उसके सिक्किम में या उसके बाद लद्दाख सेक्टर में हमने देखे कि वहाँ पे जो स्टैंड ऑफ्स हैं चीन के साथ वो तेज़ हो गए हैं। अभी जो भारत ने एक रोड कंस्ट्रक्शन दाबरुक शोक और दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में किया था और उससे जो कनेक्टिंग रोड भारत की बनाने की कोशिश कर रहा था, उसके बाद चीन ने वहाँ पे अपनी आर्मी को भेजा और इंक्रोचमेंट भी हुआ। तो चीन के साथ हमारे बॉर्डर इश्यूज़ में फिर से स्टैंड ऑफ तेज़ हो गए हैं और कई जगहों पे हो रहे हैं, तो वो एक नेगेटिव है। फिर हमारा अगर हम नेपाल की बात करें तो नेपाल के साथ हमारा लिपुलेख और काला पानी का जो एरिया है वहाँ पर भी हमारे विवाद चल रहे हैं और नेपाल ने एक नया मैप भी इशू किया है, जिसमें कि उसने लिपुलेख और काला पानी को एक अपना क्षेत्र बताया है। तो नेपाल के साथ भी हमारे जो संबंध हैं वो खराब हुए हैं। भारत का रोल जो अफ़गानिस्तान में है उसमें कोई एक सुधार मुझे नहीं दिख रहा है, तो वहाँ पे भी मुझे नहीं लगता कि कोई अचीवमेंट के रूप में देखा जाएगा। अमेरिका के साथ हमारे संबंध जैसा पहले चल रहा था अच्छे थे और अभी भी अच्छा है। रूस के साथ हमारे संबंध पहले से ही अच्छे थे तो अभी भी अच्छा हुआ है। ईरान के इशू पे एक भारत को जो स्टैंड लेना चाहिए था, जिसमें कि चूँकि जो सैंक्शन है, अमेरिका ने जो सैंक्शन लगा रखा है उस सैंक्शन को बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ भी मानने के लिए तैयार नहीं है, तो भारत को भी नहीं मानना चाहिए क्योंकि ये यूनिलैटरल सैंक्शन है और ईरान हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजिक पार्टनर के रूप में इमर्ज कर रहा था, लेकिन जो वहाँ पे सैंक्शन है उस कारण से हमारा रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है। चाबहार पोर्ट पे हमारे जो एक्टिविटी चल रहे थे वो कम हो गए हैं और चीन का वहाँ पे हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है। तो
इन दृष्टिकोण से हम देखेंगे तो ये साल फॉरेन पॉलिसी की दृष्टि से कोई बहुत ही सक्सेसफुल ईयर नहीं माना जाएगा। अभी वैसे भी ये साल तो जो कोविड-19 का इशू चल रहा है इस कारण से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। कभी हुआ है कि WHO में का चेयरमैन भारत बन गया है और WHO एक पॉलिटिकल फुटबॉल के रूप में हो गया। चीन और अमेरिका दोनों इसको अपने तरीके से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। चूँकि भारत चेयरमैन इसका हो गया है तो मुझे लगता है कि भारत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है उस इंस्टीट्यूशन को फिर से रीस्टैब्लिश करने में, एक न्यूट्रल इमेज को फिर से स्थापित करने में भारत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। दूसरे एक्सपर्ट हैं अतुल मिश्रा, जो शिव नादर यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशन के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। इन्होंने बताया कि जयशंकर ने कहा था कि भारत लीडिंग पावर है, लेकिन 370, CAA, NRC आदि का बुरा असर इस पर भी पड़ा है। इसके अलावा भारत हिंद महासागर और दक्षिण एशिया में चीन को काउंटर कर रहा है, लेकिन चीन का दबदबा बढ़ा ही है। मध्य एशिया के देशों और जापान जैसे देशों के साथ संबंध बेहतर किए हैं। अमेरिका जैसे देशों के साथ स्ट्रेटेजिक संबंध अब ट्रांजैक्शनल की ओर बढ़ा है, जिस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। एक्सपर्ट्स की राय के बाद देखा जाए तो ये साल विदेश मंत्रालय के लिए कुछ बेहतर नहीं कहा जाएगा। हालांकि हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि विदेश नीति और कूटनीति बड़ी दीर्घकालिक चीजें हैं। ऐसे में बतौर विदेश मंत्री किसी के कामकाज की मार्किंग के लिहाज से एक साल का समय काफी कम है। आपको विदेश मंत्रालय का काम पिछले एक साल में कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।